हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी कि हम लोग न्यूमेरिकल नॉकआउट सेशन कंटिन्यूअसली बना रहे हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में और उनको समझ में आ सके कि किस तरीके के न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के फॉर्म में आए हुए हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में। अब यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो गेट बायोटेक्नोलॉजी के, गेट एक्सेल के, CSIR नेट, DBT JRF, IIT जैम, ICMR JRF और गैट बी से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक हम लेकर के चल रहे हैं वो DNA रिलेटेड क्वेश्चंस या DNA रिलेटेड PYQs को आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जितने भी तरीके के अलग अलग टाइप के DNA से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको देखेंगे किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे वो ये है। अगर देखें इसको तो अ सेगमेंट ऑफ BDNA इनकोड्स एन एंजाइम ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मैं यहाँ पे जल्दी से हाईलाइट करता जाता हूँ क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो अ सेगमेंट ऑफ BDNA, सबसे पहली बात यह है, इनकोड्स एन एंजाइम ऑफ मॉलिक्यूलर मास 50 किलो डाल्टन। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हुए चलें कि मॉलिक्यूलर मास जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो देखते हैं यहाँ पे जो हमें मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंजाइम। क्योंकि आपको पता हुआ है कि जो BDNA है वो ऑब्वियसली DNA से हमारा RNA बनेगा और RNA से ही हमारा प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन कह सकते हैं यहाँ पे आप, या फिर यहाँ पे आप एंजाइम भी कह सकते हैं। तो प्रोटीन या एंजाइम के केस में यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है वो 50 किलो डाल्टन दिया हुआ है, 50 किलो डाल्टन दिया हुआ है। द एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट इन माइक्रोमीटर। एस्टिमेटेड लेंथ पूछ रहे हैं माइक्रोमीटर में, तो ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे जो यूनिट मांग रहे हैं वो क्या है, माइक्रोमीटर में मांग रहे हैं। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करने चलें तो सबसे पहले तो ये 50 किलो डाल्टन में दिया हुआ है, आपको पहले इसको डाल्टन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मास अगर हम लोग यहाँ पे देखें, मास ये कितना हो जाएगा, 50 इंटू 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि ये किलो डाल्टन में दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, 50123, ये तो 50,000 डाल्टन हो जाएगा। तो ये हो गया मास ऑफ द एंजाइम। अब एंजाइम किस चीज़ से बना होता है, एंजाइम या प्रोटीन बने होते हैं आपके अमाइनो एसिड से। तो ये बात तो पता है हमको, एंजाइम या फिर अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो वो किस चीज़ से बने होते हैं, वो बने होते हैं अमाइनो एसिड्स के साथ बने होते हैं, अमाइनो एसिड से बने होते हैं। अब आपको पता है यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जो एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ BDNA कितना होगा, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड से हमारा हम पता लगा सकते हैं यहाँ पे RNA के न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे, RNA न्यूक्लियोटाइड्स। क्योंकि अगर आप देखें एक अमाइनो एसिड को, वन अमाइनो एसिड, ये कितने न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस से बना हुआ होता है आपके RNA के, है ना। तो 3 बेसेस होंगे, उससे बना होगा आपका जो RNA का। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितने अमाइनो एसिड आखिर बन रहे हैं। अभी तक तो मेरे पास 50,000 डाल्टन जो है वो प्रोटीन का मास आ गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 50,000 ये डाल्टन हो गया। अब यहाँ से अगर हम निकालना चाहते हैं कि हमारे पास कितने अमाइनो एसिड बनेंगे, यानी कि इतने मॉलिक्यूलर मास से कितने अमाइनो एसिड बनेंगे, अगर ये कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे हमें 110 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये 110 क्या चीज़ है, एक्चुअली ये 110 ये क्या होता है, दिस इज़ द एवरेज मास ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यू। अमाइनो एसिड रेजिड्यू का एवरेज मास 110 डाल्टन होता है। तो 50,000 डाल्टन अपॉन 110 डाल्टन अगर आप कर देंगे तो ये हमें क्या पता चल जाएगा, यहाँ से नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हमें यहाँ से समझ में आ जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स यहाँ पे बनेंगे। अब
इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो इसको हम अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि फाइनली हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 50,000 अपॉन ये आ गया मेरा नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड्स। अब आपको पता है कि हर अमाइनो एसिड जो है वो 3 आरएनए के न्यूक्लियोटाइड से बनता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि कितने आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे हो जाएंगे, तो अगर हम देखें इसको तो 50,000 अपॉन 110 इंटू 3, तो ये तो बन जाएगा मेरा आरएनए। कितने नंबर ऑफ़ आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे रहेंगे। अब आपको पता है आरएनए कैसे बना हुआ है, डीएनए बेस पेयर से ही तो आरएनए बनता है। अब डीएनए बेस पेयर अगर आप देखें तो हमारे पास, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दो जो डीएनए बेस पेयर होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है, यानी कि अगर हम एक ये न्यूक्लियोटाइड लें और एक ये न्यूक्लियोटाइड लें, तो बी डीएनए के केस में जो इनके बीच में दूरी होती है वो 0.34 इंटू 10⁻⁻9 नैनोमीटर के बराबर होती है। 0.34 इंटू 10⁻⁻9 नैनोमीटर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, या 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होती है। ठीक, 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होती है। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश यहाँ पे करें तो ये तो डिस्टेंस, ये तो हो गए नंबर ऑफ़ आरएनए। अब हम इसको डीएनए बेसिस में कन्वर्ट करें तो डीएनए बेस पेयर की बात करते हैं तो ये कितने हो जाएंगे, क्योंकि एक बेस पेयर के बीच की जो दूरी है, एक डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होंगे उनके बीच की जो दूरी होगी वो 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होगी। तो देखते हैं 50,000 अपॉन 110 इंटू 3 इंटू 0.34 इंटू 10⁻⁻9, ये हो गया मीटर में। लेकिन हमें आंसर कितने में देने को कहा गया है, माइक्रोमीटर में देने को कहा गया है, यानी कि हमको यहाँ पे मीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब अगर आप मीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 50,000 अपॉन 110 इंटू 3, तो हम लोग इसको ये कर दिया इंटू, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं 0.34 इंटू 10⁻⁻3। तो अगर हम लोग इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये इस तरीके से आता है, इज इक्वल्स टू 463.63 इंटू 10⁻⁻3, ये आंसर आएगा। और ये आ रहा है हमारा किस में, माइक्रोमीटर में। तो इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा मेरा इज इक्वल्स टू 0.463 माइक्रोमीटर, 0.463 माइक्रोमीटर। तो देखते हैं हमारा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं। तो 0.463 ये वाला आंसर दिया हुआ है, तो आंसर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वो है ये, यस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ बेस पेयर्स इन 68 माइक्रोमीटर लॉन्ग डीएनए वुड बी। तो ये क्वेश्चन भी कुछ पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही आप देख पाएंगे यहाँ पर भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि जो डीएनए बेस पेयर्स होते हैं उनके बीच की दूरी जो है 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर होती है। अब नंबर ऑफ़ बेस पेयर्स इन 68 माइक्रोमीटर लॉन्ग डीएनए, तो यहाँ पे लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ डीएनए दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है, 68 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। अब 68 अगर माइक्रोमीटर दिया हुआ है तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं मीटर के अंदर। तो अगर आप इसको मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 68 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। अब डीएनए बेस पेयर के बीच की दूरी ये दी हुई है और ये दिया हुआ है टोटल लेंथ ऑफ द डीएनए। तो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सीधे आप डिवाइड कर दीजिए तो पता चल जाएगा कि कितने डीएनए यानी कि कितने यहाँ पे बेस पेयर्स होंगे, हाउ मेनी बेस पेयर्स विल बी देयर। तो 68 इंटू 10⁻⁻6 मीटर अपॉन 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर।
तो ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से, और ऊपर ये 10 टू द पावर -9 चला जाएगा, ये ख़त्म हो गया। तो ये 10 टू द पावर 3 हो जाएगा ऊपर जा कर के, और ये 0.34 से 68 आप काट दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका यस 200 हो जाएगा। और तो 200 इंटू 10 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा, 200 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 5। तो ये आंसर हो जाएगा आपका नंबर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स को लेकर के। दिस विल बी द आंसर फॉर डीएनए फ्रैगमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो इसका आंसर करेक्ट हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर 5, यानी कि सेकेंड वाला आंसर करेक्ट हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। मैं एक चीज़ चेक कर लेता हूँ कि आपको यहाँ पे पूरी चीज़ यस दिख रही होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए, डिप्लॉयड, मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। अ डिप्लॉयड जीनोम ऑफ अ स्पीशीज़ कंप्राइजेज ऑफ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर एंड फिट्स इंटू द न्यूक्लियस दैट इज़ 6 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखते हैं कि डिप्लॉयड जीनोम ऑफ स्पीशीज़ कंप्राइजेज ऑफ दिस बेस पेयर। ठीक है, तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर, अगर हम देखें तो 9, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर, ये डिप्लॉयड जीनोम ऑफ द स्पीशीज़ दिया हुआ है एंड फिट्स इनटू द न्यूक्लियस दैट इज़ 6 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। 6 माइक्रोमीटर इन डायामीटर ये दिया हुआ है। ठीक है, इफ़ बेस पेयर अकर्स एट एन इंटरवल ऑफ 0.34 नैनोमीटर, ये मैंने आपको पहले भी वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो 0.34 नैनोमीटर अलॉन्ग द डीएनए हेलिक्स, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द डीएनए इनसाइड द टेस्टिंग सेल। अब देखिए यहाँ पे जो न्यूक्लियस का डायमीटर दिया हुआ है, ये इसका इतना ज़्यादा मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको डीएनए के बेसिस दिए हुए हैं, इतने बेस पेयर्स हैं। और दूसरी चीज़ हमें ये भी पता है कि जो बेस पेयर्स के बीच की जो दूरी है, इफ़ बेस पेयर्स अकर एट एन इंटरवल ऑफ 0.34 नैनोमीटर, तो 0.34 नैनोमीटर ये डिस्टेंस है बेस पेयर्स की। हमसे पूछ रहा है टोटल लेंथ ऑफ डीएनए कितना होगा, तो हमें यहाँ पे सिर्फ इसकी ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत है, इसकी इतनी ज़रूरत है नहीं। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो जल्दी से इसको कैलकुलेट करते हैं। आप इसको सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इतने हैं और हर बेस पेयर के बीच की दूरी जो है वो 0.34 नैनोमीटर है। तो यू कैन सिंपली कैलकुलेट। तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9, ये मीटर हो गया। तो 0.34 इंटू 10 पावर -9 मीटर। अब ये 10 टू द पावर 9 से 10 टू द पावर -9 कैंसिल आउट हो जाएगा और 6.4 इंटू 0.34 यही मेरा आंसर हो जाएगा। 6.4 इंटू 0.34 ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो 6.4 इंटू 0.34 अगर आप करेंगे तो रफली आ जाएगा 2.18 के आसपास ही आएगा। 2.18, तो इसी को रफली 2.2 मीटर कहा जा रहा है। तो इसका आंसर जो है करेक्ट वो थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। बस इसमें एक ही चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि बेस पेयर का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए और 0.34 नैनोमीटर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, तो ऑन सीक्वेंस एनालिसिस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है अगर आप इसको देखें। तो ऑन सीक्वेंस एनालिसिस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का अगर सीक्वेंस एनालिसिस किया जा रहा है, द रिजल्ट शोड द कंटेंट ऑफ साइटोसिन वॉज 20%। तो साइटोसिन इज इक्वल्स टू 20% दिया हुआ था। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ए एंड टी पुट टुगेदर। तो ये तो बहुत ही आसान है। साइटोसिन अगर 20% दिया हुआ है तो ऑब्वियसली साइटोसिन के कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है। अब जैसे आते हैं एडिनिन के कॉम्प्लीमेंट्री ए डबल बॉन्ड टी होता है और जी ट्रिपल बॉन्ड सी होता है। अब अगर सी 20% है तो जी कितना होगा, ये भी 20% ही होगा। अब अगर ये 20% है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये कुल मिला करके सी प्लस जी इज इक्वल्स टू 40% हो रहा है। तो हमें एडिनिन और थाइमीन कितना मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, एडिनिन प्लस थाइमीन इज इक्वल्स टू 100 माइनस साइटोसिन प्लस गुआनिन। तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 60%। ये आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या अगला क्वेश्चन क्या कहता है।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यू हैव आइसोलेटेड, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू हैव आइसोलेटेड अ स्ट्रेन ऑफ फेज 5 × 174, 5x174। अब यू मेजर्ड द न्यूक्लियोटाइड, अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक फेज वायरस है बेसिकली, और इसको आपने आइसोलेट किया है, एक फेज वायरस को, बैक्टीरियोफेज वायरस को आपने एक आइसोलेट किया है। अब यहाँ पे आपने न्यूक्लियोटाइड बेस कंटेंट ऑफ द फेज मेज़र किया और आपने देखा कि यहाँ पे ए का जो एडिनिन है वो 30% है, गुआनिन 20% है। व्हाट आर द लाइकली परसेंटेज कंटेंट्स ऑफ थाइमीन एंड साइटोसिन। अब देखिए एक बात यहाँ पे आप हमेशा समझने की कोशिश करिए, ये जो चारगॉफ रूल की मदद से यहाँ पे कैलकुलेशन होता है, आपको पता होना चाहिए ये जो चारगॉफ रूल है, यही इसी से हमें पता चलता है कि जो हमारा जो नंबर ऑफ एडिनिन होगा वो थाइमीन के बराबर होगा, परसेंटेज ऑफ एडिनिन इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ थाइमीन, एंड परसेंटेज ऑफ गुआनिन इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ साइटोसिन, ये हमको पता चल जाता है। तो अगर हम लोग इस दोनों को जोड़ दें तो एडिनिन प्लस गुआनिन ये आपका साइटोसिन प्लस थाइमीन के बराबर हो जाएगा। तो ये चारगॉफ रूल हमें बताता है, लेकिन चारगॉफ रूल की एक कंडीशन है कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के केस में ही केवल लागू होता है। इट इज़ फंक्शनल ओनली इन केस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये फेज को जो ये इन्होंने दिया हुआ है 5 फेज है, और ये फेज जो होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का होता है। दैट मीन्स यहाँ पे चारगॉफ रूल लग ही नहीं पाएगा, और अगर चारगॉफ रूल नहीं लग पाएगा तो हम यहाँ पे डेटा से प्रेडिक्ट कुछ भी नहीं कर सकते। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम द गिवन डेटा। दिस इज़ माई करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप इस तरीके के और भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे और बता सकते हैं कि हम और कौन से चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपके साथ शेयर करें ताकि आपके लिए और बेनिफिशियल हो सके। इसके अलावा मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारा गेट बीटी का क्रैश कोर्स इस समय करेंटली रनिंग है, और अगर आपको भी गेट बायोटेक्नोलॉजी को की तैयारी करने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इस गेट बीटी के क्रैश कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों से। किस नंबर पे, यहाँ पे मैं नंबर वगैरह लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299134528 पे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमें ईमेल पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी जो है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगी, और वहाँ से आप हमसे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो कोर्स है ये ऑलरेडी कुछ समय पहले से चल रहा है। बेसिकली 11 दिसंबर से ये कोर्स शुरू हुआ था और ये चल रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग इन सभी क्लासेस की अवेलेबल हो जाएगी। आप चाहें तो रिकॉर्डिंग आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे रिवीजन क्लासेस भी हैं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, पीडीएफ नोट्स जो हैं वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग अवेलेबल होंगे, और रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो गेट के एग्जामिनेशन तक अवेलेबल होंगी। टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी सब इसी में इंक्लूडेड है। तो उम्मीद है कि ये जो इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए यूज़फुल होगी, और आपके लिए और डिटेल्स जो इस कोर्स के ऊपर है, मैंने इसके ऊपर टोटल वीडियो एक बना रखा है, उसका भी लिंक आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा, तो आप देख कर सकते हैं। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।